क्या हाल चाल। आज हम अपनी पहली वीडियो लाए हैं डेरिवेशन सीरीज के बारे में। मतलब डेरिवेशन सीरीज क्या है कि इसमें हम जितने भी आपके क्लास 12th के क्लास 11th के डेरिवेशन होंगे उनको हम चैप्टर वाइज कराएंगे। जैसे आज हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है कूलॉम्स लॉ का। इसका डेरिवेशन फर्स्ट हमारा आज कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इसका स्टेटमेंट कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। कूलॉम्स लॉ कहता है कूलॉम्स लॉ states that the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the magnitudes of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो हमने क्या बोला, सबसे पहली बात अगर हम देखें कूलॉम्स लॉ कहता है क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, कूलॉम्स के लिए वैलिडेशन होनी चाहिए, हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली, ये पॉइंट चार्जेस होने, ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। समझ में बात नहीं आगी। चार्ज रेस्ट में होने, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट होने चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि कूलॉम्स लॉ वैलिड जो होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, वो बिग चार्जेस के लिए, बड़े चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता। तो मैंने आपसे बोला कि चार्ज पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ को। सही बच्चे इसको नोट कर लेना। अब इसका डेरिवेशन क्या है, अगर सिंपल भाषा में देखें कि कूलॉम्स लॉ कहता है कि मेरे पास अगर दो चार्जेस है Q1 और Q2, ध्यान रखना कितने चार्जेस है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है R, कितनी है R। सबसे पहली बात, दोनों चार्जेस की नेचर जो है वो सेम है, क्योंकि मैं आपसे बताता हूं कि एक रूल होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। बात समझ में आ गई। लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, दोनों लाइक है तो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट रिपेल करेंगे। मतलब कि यहां पे आपसे मैं बता दूं कि इस पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स लगेगी F21 वेक्टर, इस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी F12 वेक्टर। सर क्या हो गया कि F21 क्या है और F12 क्या है। मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूंगा कि F21 को अगर समझना चाहो तो मैं इसको बोलूंगा F21 मींस फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मतलब दो पर फोर्स लगाई एक ने और एक पर फोर्स लगाई दो ने। बात समझ में नहीं आ गई। यहां पर एक चीज ध्यान आ रही होगी कि आपने कभी न्यूटन का तीसरा लॉ सुना होगा कि अगर आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा। मींस जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा। मींस मेरे हिसाब से जो F12 वेक्टर है वो बराबर है माइनस के F21 वेक्टर के।
अब आप क्या होगा सर, अभी से F12 नहीं पढ़ना, 21 पढ़ना, इसको F12 F21, मतलब F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। पहले पे दूसरे पे फोर्स लगाएगा पहला चार्ज, पहले पे लगाएगा दूसरा चार्ज। मैंने बोला कि F12 वेक्टर बराबर माइनस के F21 वेक्टर। अब आप सभी को बताया कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैं लगा दूंगा मोड F12 वेक्टर बराबर मोड ऑफ F21 वेक्टर। अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो मेरे हिसाब से मैं इसको F नाम दे सकता हूं। क्या नाम दे सकता हूं? F नाम दे सकता हूं। और अभी आपको मैंने बताया स्टेटमेंट कि दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। इक्वेशन नंबर 4। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितनी है? 1/r²। ध्यान रखना, जो 1/r² होता है इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लो। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लो कहते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इनवर्स स्क्वायर लो कहते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ दोनों पे? मैं लिखूंगा कंबाइनिंग अबाउ फैक्टर। कंबाइनिंग अबाउ फैक्टर। जोड़ दो इन दोनों को। अगर मैं लिखूं तो F इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो मेरा एक कांस्टेंट आ जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? मैंने जो फैक्टर थे वे दोनों को कंबाइन कर दिया, फिर मैंने बोला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। फिर मैंने बोला कि जब भी प्रोपोर्शनल लटती है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, उसको मैंने क्या बोला, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर K is proportionality constant, where K is proportionality constant, that is known as dielectric constant। that is known as dielectric constant। कोई दिक्कत? नोट कर लो सभी जो भी को। इंपॉर्टेंट चीज है कि याद होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ऑटोमेटिक दिमाग से निकलना चाहिए भाई। K क्या है? K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। फिर आगे चलते हैं हम, नोट कर लो इसको। फिर मैंने आपसे बोला कि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ कहता है कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। K कौन है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने बोला कि सर ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो मतलब K जो है ये होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्या बोला मैंने? K की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फिर मैंने बोला कि K बराबर 1/4πε0 है। मैंने बोला कि एप्सिलॉन क्या है कि वैल्यू ऑफ K लिख लेना। वैल्यू ऑफ K इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। कहां पे डिपेंड होती है भाई? K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये आ रहा है ना, ये से बोलते हैं E0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाम में देखने लग रहा है कि परमिट कर रहा है, लेकिन ये परमिट नहीं करता फोर्स को। ये तो किसी भी दो चार्जेस के बीच की फोर्स को अफेक्ट करता है। अगर जैसे मीडियम की डेंसिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे परमिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, जो E0 है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कितनी वैल्यू होती है इसकी E0 की? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात की। तो कभी न मत कहना कि K वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। नहीं, K की वैल्यू किस पर डिपेंड होती है? मीडियम पर डिपेंड होती है। तो मतलब मेरा फाइनल जो फॉर्मूला बन का है कूलम्ब्स लॉ का, ये बन का आएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है किसका? कूलम्ब्स लॉ का। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं।
पूरी चीजें डिस्कस करेंगे आज कुलाम्ब्स लॉ के बारे में, फालतू चीजें नहीं करेंगे कुछ भी। और मैंने बोला कि मैंने भी लिखी थी ऐसा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे के की एसआई यूनिट निकालनी है। मैं क्या काम करूंगा, मैं के को यहीं पर रखूंगा, तो इधर की Q1 Q2 को ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएंगे, डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो मतलब के कितना हो जाएगा, F इंटू में आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो मतलब के फोर्स क्या होती है, न्यूटन, ये क्या होती है, आर मीटर स्क्वायर, कुलाम तो कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर, तो के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे निकाल देंगे। डायमेंशन फॉर्मूले के लिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज की डायमेंशन बताने के लिए या किसी भी क्वांटिटी डायमेंशन बताने के लिए सबसे पहले मुझे उसको स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना पड़ता है। तो मैं आपसे बताऊंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है MLT-2। मीटर क्या हो जाएगी, L कैपिटल। कूलम क्या हो जाएगी, कूलम होता है I बराबर Q/T और Q बराबर IT। अब ध्यान से देखें तो Q क्या है, चार्ज है, I एम्पियर करंट है और T टाइम सेकंड है, तो Q बराबर 80। अब मैं इन सबको यहां पर रख दूंगा, तो आप देखोगे सर यहाँ पे आएगा MLT-2 L की पावर 2 अपॉन AT का स्क्वायर। मतलब अगर इसको खोला जाए तो क्या बन जाएगा, ML3T-2 ऊपर A माइनस, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि A स्क्वायर T स्क्वायर। अब ये नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस में, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ML3T-2 A-2 और T-2, क्योंकि नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में, अगर नीचे माइनस में तो ऊपर प्लस में, तो K की वैल्यू बन जाएगी K बराबर ML3T-4 A-2। लो जी, हमने डायमेंशन भी निकाल दी। और आज के लिए इतना ही है। हमने आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में सारा पढ़ लिया, स्टेटमेंट पढ़ ली, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। और ध्यान रखना, कूलम्ब्स लॉ जो फॉलो करता है न्यूटन्स को थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। जितना एक्शन करोगे रिएक्शन मिलेगा, जो किसी को जैसे रेस्पेक्ट दोगे तो आप रेस्पेक्ट मिले, क्योंकि न्यूटन का तीसरा लॉ है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर भी करना। आज हमारी फर्स्ट वीडियो, कल को हमारी सेकंड वीडियो आएगी इसकी वेक्टर फॉर्म के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।